Student, this is Sahi sir with your economics classes. Student, last time we have discussed about the deficit demand and excess demand, and in this topic we have some diagrammatical presentations. So today we have discussed on that diagrams with you. So listen carefully. So beta, first of all, I can explain the measurement of deficit demand diagrammatical illustrations. तो डिफिसिट डिमांड मैंने आपको बताया था बेटा कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हों विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज का मतलब है कि जो हमारे पास उत्पादन करने के जो साधन है उन सब का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट्स क्लियर। बट here we can face it two problems: deficit demand and excess demand. deficit demand का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ पर दोनों साधन पूर्ण रोजगार के लिए जितनी हमें एग्रीगेट सप्लाई के लिए एग्रीगेट डिमांड की ज़रूरत है वो उससे कम है, उसको हम डिफिसिट डिमांड बोलते हैं। और ये मैंने कल डिस्कस भी किया था कि इसके रीज़न क्या होते हैं। रीज़न ये होता है कि रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन, रिडक्शन इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस, ये बहुत सारे रीज़न थे। फिर मैंने बताया इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो बताया था मैंने प्रॉफिट में कमी आ जाती है ना, इन्वेस्टमेंट कम होता है जब हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी। तो आज जो है मैं जस्ट डिस्कशन ऑन द डायग्रामेटिकल इलिस्ट्रेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ड्रॉ द डायग्राम डिफिसिट डिमांड, यानी प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिमांड जो हमने पढ़ी थी, प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिमांड, डिफिशियंट डिमांड। तो इसका मैं एक डायग्राम बनाऊं बेटा। डिफिशियंट डिमांड का क्या मतलब होता है, देखिए इस तरह से हम एक डायग्राम बनाएंगे। ओ एक्स लेंगे, ओ वाई लेंगे। ओ वाई का मतलब होता है वाई यानी इनकम, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, या हम इनकम लिख सकते हैं। दूसरा होता है बेटा ओ वाई। ओ वाई का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो बेटा हमारा जो सप्लाई होती है वो ज़ीरो से स्टार्टिंग होती है। भाई जब हम उत्पादन के साधन लगाएंगे तभी इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये हमारी इस तरह से बढ़ती है, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। डिमांड हमारी, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया था कि डिमांड कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। व्हेन आवर इनकम इज जीरो देन डिमांड इज स्टिल समथिंग। जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हमारी कुछ ना कुछ डिमांड होती है। उसका मैंने रीज़न आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। तो डिमांड हमारी स्टार्ट होती है मान लीजिए यहाँ से, और डिमांड हमारी इनकम के साथ बढ़ती है। ये हो गई हमारी एग्रीगेट डिमांड, और ये थी हमारी एग्रीगेट सप्लाई। तो बोथ आर इंटरेक्ट टू ईच अदर फॉर दिस पॉइंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर हमारा संतुलन स्थापित हो गया, ठीक है। जबकि आप देखते हैं कि जब हमारे पास जो साधन थे वो फॉर एग्जांपल इतने थे, यानी इतने हमारे पास साधन थे जिनको पूर्ण रोजगार चाहिए। लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों यहां पर बराबर हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहां स्थापित हो गया हमारा। इसका मतलब मेरा डॉट डॉट करने का बेटा ये था कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमारे देश, किसी भी देश की कंट्री में इतने साधन है ओ एल साधन है, तब अगर ओ एल साधनों को रोजगार मिलेगा तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यही हो गई। इसका रीज़न था कि एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर, तो ये जो गैप है ये हमारा डिफिशिएंट डिमांड है, डिफिशिएंट डिमांड है यानी डिमांड को शॉर्ट कर रहा है, इतना हमारी डिमांड कम है लेकिन संतुलन स्थापित हो गया। तो इसको हम कहते हैं अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी अल्प रोजगार संतुलन भी कह सकते हैं हम इसको, या इसको हम डिफिशिएंट डिमांड भी कह सकते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा पहला जो डायग्राम था डिफिशिएंट डिमांड का।
मैं तीनों को एक साथ बताऊं। एक होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो एक बेस है जो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हमारा यहाँ से ही शुरू होता है हमारा, और ये ऐसे एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई ऊपर की तरफ क्यों बढ़ती है, इसका रीज़न ये है, जैसे यहाँ पर भी ये था और यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि इतने साधन हैं हमारे पास। यहाँ तक अगर देखिए यहाँ पर हमारा संतुलन बढ़ा, लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड इससे ऊपर चली जाती है, तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि इतने साधन हमारे पास बेरोजगार, इनको रोजगार देकर हम सप्लाई को यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है। और अगर हमारा डिमांड वक्र यहाँ से पहले वाले क्षेत्र से बढ़कर डिमांड वक्र बढ़ जाता है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर है। फुल यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, जितने साधन हमारे पास थे उन सब का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर सबको रोजगार लगा रखा है, दोनों बराबर भी है यहाँ पर। तो ये हमारा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए एग्रीगेट डिमांड ये चाहिए थी, लेकिन वो है नहीं, वो यहाँ पर है एग्रीगेट डिमांड नीचे, तो इसको हम डिफिशियंट डिमांड बोलते हैं। डेट्स क्लियर। अगला फिर हमारा आता है एक्सेस डिमांड। तो तीसरा बेटा मैं इसी में बता देता हूँ। मान लीजिए डिमांड जो हमारी एग्रीगेट डिमांड यहाँ थी, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड, हाँ इसको डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हो आप ऐसे, और यहाँ पर लिख सकते हो एग्रीगेट डिमांड एफ। इसका मतलब है इतनी होनी चाहिए, लेकिन है हमारी कितनी, ये एडीपी यानी प्लांट इकोनॉमी इतनी हो रही है, तो ये हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि यह हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड एफ, एफ लिख दिया। लेकिन मान लीजिए डिमांड फिर भी बढ़ जाती है, भाई बहुत सारे रीजन होते हैं डिमांड बढ़ने के, और वो डिमांड फिर बढ़ गई, डिमांड एग्रीगेट डिमांड जो है वो ई है, ये एक्सिस एग्रीगेट डिमांड है। क्यों? क्योंकि इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी ही हम सप्लाई कर सकते हैं पूरे साधनों का प्रयोग करके, तो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड बढ़कर फिर ऊपर चली गई। यहाँ पर डिमांड है, अब सप्लाई को तो हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते सप्लाई को? सप्लाई यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है? देखो यहाँ से यहाँ तक तो सप्लाई ऐसे जा रही थी, इधर बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ के बाद इधर हो गई, तो क्यों? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि अब हमारे पास जो साधन जिनसे हम सप्लाई बढ़ाते हैं वो फुल हो गए हैं, साधन हमारे पास बचे ही नहीं है। क्योंकि जब मैंने लास्ट चैप्टर में आपको डिस्कशन करा था बेटा, इसलिए कहता हूँ कि पिछली चीज़ों को भी ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हम जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है ना, उसको हम दो तरह से बढ़ा सकते हैं, तो इन टेक्नोलॉजी में सुधार कर कर, या फिर उत्पादन के साधन बढ़ाकर। तो यहाँ पर तो फुल साधनों का प्रयोग हो गया, टेक्नोलॉजी को हमने स्थिर मान लिया, तो इसलिए वी कांट इंक्रीज द सप्लाई। सो डिमांड जब बढ़ेगी तो एक्सेस डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड जो है, अगर वो एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होगी तो क्या होगा? सीधा प्राइस इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन होगा। तो ये जो गैप है हमारा, ये हमारा एक्सेस डिमांड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एक्सेस डिमांड को। तो वो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड फुल इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें थी बेटा इसके अंदर। अब इसका रीज़न क्या था, क्यों होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैं आपको कल पहले ही करा चुका हूँ वीडियो क्लासेस के अंदर। अब हमारा इसमें जो टॉपिक बचता है, अब इसमें इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप भी आप दिखा सकते हैं इसी के अंदर। ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप हो गया क्योंकि डिफिशिएंट डिमांड है, और यह हमारी एक्सेस डिमांड थी, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। ये जब इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी पूछ रहा तब भी आपको यही डायग्राम बनाकर दिखाना है, और अगर वो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड पर तब भी आपको ये ही दिखाना है। तो इसके अंदर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अब टॉपिक बचता है कि इसको मेजर जो है ना, मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, किसके द्वारा हम एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने का मतलब बेटा क्या है कि किन चीज़ों से हम इन चीज़ों को, जो यहाँ पर जो है जो डिफिशिएंट डिमांड, कैसे हम बढ़ाएंगे इसको, जो यहाँ हो जाए फुल एम्प्लॉयमेंट पर ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, और अगर ये वाला पॉइंट है तो इसको कैसे कम करेंगे, जो हमारा वापस एग्रीगेट डिमांड होकर यहाँ आ जाए। तो ये सिचुएशन, इसके लिए बेटा दो सिचुएशन होती है हमारे पास। पहली सिचुएशन होती है हमारे इसको जो इसके कंपोनेंट हैं इसको ठीक करने के, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी। और दूसरी होती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है,
ये दो पॉलिसीज़ बेटा हमारे पास होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो है कोरोना की वजह से ये कुछ टॉपिक डिलीट किया है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को तो डिलीट कर दिया है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसको ठीक करने के, डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों को ठीक करने के जो तरीका है वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी को डिलीट कर दे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, फिस्कल पॉलिसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला बात आती है कि फिस्कल पॉलिसी एक्चुअल में है क्या चीज़। तो बेटा डेफिनेशन सुन लीजिए, फिस्कल पॉलिसी रेफर टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट के आय और व्यय का वर्णन रखती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, इट्स फोकस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक, यानी एक्सिस को भी और डिफिसिट को दोनों को कंट्रोल करना इसका मुख्य कार्य होता है, यानी इकोनॉमी को स्टेबल रखती है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट्स होता है इसका, देखिए जब इसमें यह बात कहती कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर शामिल होता है, तो अगर मान लीजिए डिफिसिट डिमांड है तो कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले डिफिसिट डिमांड यानी मांग की शॉर्टेज है, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। पहला रीजन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जब बढ़ाएंगे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी वो फर्दर डिमांड करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे तो बढ़ी हुई डिमांड पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी साधन बच रहे थे, तो जो बढ़ी हुई डिमांड है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई में इन जो लोग बेरोजगार थे इनको रोजगार करके बढ़ाएंगे, तो इन लोगों की रोजगार बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, फिर ये फर्दर डिमांड करेंगे और वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, दूसरा रीजन होता है टैक्स का। टैक्स में क्या करता है, अगर हमारी डिफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करेगी, रिड्यूस का मतलब कम करेगी, और कम करने के बाद कीमतें कम हो जाएंगी, जब कीमत जब कम होती हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं और डिमांड यहाँ से बढ़कर वापस यहाँ हो जाएगी। फिर पब्लिक बोरोविंग द्वारा, पब्लिक बोरोविंग का मतलब किस भाई, डिमांड का मतलब होता है परचेजिंग पावर नहीं है लोगों के पास, अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को लोगों को तक पैसा पहुंचाना है, तो वो किसके द्वारा, पब्लिक डेबिट या पब्लिक बोरोविंग के द्वारा। जब लोगों के पास ये जाएगा, पब्लिक बोरोविंग जाएगा, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो उसको ले लेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं बेटा, एक बार अपनी बुक्स भी सीन कर लेना। बाकी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी इसके अंदर आता है, उसको डिलीट कर दिया है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, एंड देन tomorrow we will start our next topic, government budget and the economy. That's clear? Okay, thank you for your kind attention.